दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरहाट के। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डॉलर स्विच थ्योरी के बारे में। क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि भैया इस वक्त ईरान के अंदर वॉर चल रही है। वॉर में अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों ही पार्टीज इन्वॉल्व है। लेकिन वॉर एक्चुअली में क्यों हो रही है, इसका सही कारण किसी को भी नहीं पता। खुद अमेरिका वाले कंफ्यूज है। और क्योंकि मार्केट में कंफ्यूजन है, इस वजह से अब देखो, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, जितने मुंह उतनी बात वाला समय आ गया है, इसलिए इस वॉर को लेके बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज है जो कि सोशल मीडिया पे और न्यूज में रन हो रही। अब इनमें से हर थ्योरी उतनी वैल्यू नहीं रखती कि उसके ऊपर चर्चा की जाए। लेकिन कुछ थ्योरियां ऐसी है जो सच्चाई के बहुत करीब महसूस होती है और उन्हें एटलीस्ट एक बार तो सुना ही जाना चाहिए। और इसी वजह से इस वॉर को लेके मार्केट में चल रही इन तमाम थ्योरीज में से तीन चार कुछ वैल्यूएबल थ्योरीज है जो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सारी ही थ्योरीज को एक सिंगल वीडियो में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, इस वजह से मैं 2-3 वीडियोस बना के इन तमाम थ्योरीज को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। बट यहाँ पे मैं पहले ही ये बात साफ साफ क्लियर कर दूं कि ये जो थ्योरीज मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, इनमें मेरा कोई इनपुट नहीं है, ना ही ये थ्योरीज मेरे द्वारा डेवलप की गई है। ये सिर्फ मैं आप लोगों को सोशल मीडिया पे और न्यूज में जो थ्योरीज चल रही है, स्पेशली अच्छे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स द्वारा जो थ्योरीज मार्केट में डाली जा रही है, उनमें से जो थ्योरीज सच्चाई के करीब नजर आ रही है, वो मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इन थ्योरीज का ना तो क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए और ना ही क्रिटिसिज्म। अपन यहाँ पे सिर्फ नारद मुनि का रोल अदा कर रहे हैं। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डॉलर स्विच थ्योरी के बारे में, या फिर हम लोग इसे 37 ट्रिलियन डॉलर स्कैम भी कह सकते हैं। बट हम लोग इसके ऊपर बात करें और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, उससे पहले जो मेन कोर इश्यू है उसे समझना जरूरी है। नाउ अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो अमेरिका है, जो कि आज की तारीख में ग्लोबल सुपर पावर है, और मेरे हिसाब से ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि एकमात्र ग्लोबल सुपर पावर है। इस अमेरिका के ऊपर आज की तारीख में लगभग 37 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है, जिसे अमेरिका का नेशनल डेब्ट कहा जाता है। और इस नेशनल डेब्ट को खत्म करने की लगभग हर कोशिश मेरे हिसाब से हो चुकी है, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल के दौरान। देखो क्या है कि किसी भी कंट्री के ऊपर नेशनल डेब्ट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बिना नेशनल डेब्ट के मेजोरिटी कंट्रीज रन नहीं कर सकती। बट प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी नेशनल डेब्ट को चुकाने की कैपेसिटी खत्म हो जाए। अब कैपेसिटी कैसे खत्म होगी, इसे समझने के लिए हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि किसी भी कंट्री के पास अपने नेशनल डेब्ट को चुकाने के क्या क्या तरीके होते हैं। सो अगर हम लोग बात करें तो किसी भी कंट्री के पास अपने नेशनल डेब्ट को खत्म करने के, चुकाने के मोटे मोटे दो ही तरीके होते हैं। पहला तो उस कंट्री की जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी का साइज बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर इकोनॉमी का साइज बढ़ गया तो फिर ऑटोमेटिकली डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कम हो जाएगा और आगे चल के उस कंट्री की इकोनॉमी इस कंडीशन में आ जाएगी कि वो अपने इस नेशनल डेब्ट को रीपे कर सके। सो पहला तरीका तो ये हुआ। सेकेंड तरीका होता है कि कंट्री जो है वो कंट्री अपनी इनकम को बढ़ाए, और वो जो बढ़ी हुई इनकम कंट्री के पास आएगी, उस बढ़ी हुई इनकम से इस नेशनल डेब्ट को रीपे करे। या फिर खर्चे भी कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर खर्चे कम हो गए तो ऑटोमेटिकली पैसा बचेगा, और जो बचा हुआ पैसा है उससे भी इस नेशनल डेब्ट को रीपे किया जा सकता है। अब दुनिया के किसी भी कंट्री के पास इनकम के क्या जरिए होते हैं? मेजोरिटी एक ही जरिया होता है, टैक्स, जो कि कोई भी देश अपने देश के लोगों द्वारा कमाए जा रहे इनकम के ऊपर लगाता है। प्लस टैरिफ्स भी एक जरिया है, वो भी एक तरह से टैक्स ही है जिसे किसी भी देश की सरकार अपने ही देश के लोगों के ऊपर लगाती है, बस नाम थोड़ा सा चेंज है और इस टैक्स को कलेक्ट करने का प्रोसेस अलग है, लेकिन अल्टीमेटली ये भी टैक्स ही है। सो किसी भी देश की सरकार के पास इनकम का सबसे महत्वपूर्ण जरिया होता है टैक्स। सो अगर किसी कंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा डेब्ट हो जाता है तो उस सिचुएशन में कंट्री अपने एक्सपेंसेस को कम करके और अपनी इनकम को बढ़ा के उस बढ़ी हुई इनकम के पैसे से उस डेब्ट को रीपे कर सकती है। अब अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के ऊपर आज की तारीख में 37 ट्रिलियन डॉलर का नेशनल डेब्ट है, और इस नेशनल डेब्ट को रीपे करने की ऑलमोस्ट सारी ही कोशिशें अमेरिका के अंदर हो चुकी है। स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के इस एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान तो हो ही चुकी है। इन लोगों ने सबसे पहले अपने यहाँ पे डॉग नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका मकसद था अमेरिका के अंदर अमेरिका का ये जो गवर्नमेंट का सिस्टम, इस गवर्नमेंट के सिस्टम के एक्सपेंसेस को कम करना। इन लोगों ने कोशिश भी करी, लोगों को नौकरी से भी निकाला, बट इतना कोई ज्यादा बचत हो नहीं पाई कि इस अमेरिका के नेशनल डेब्ट में मीनिंगफुल चेंज आ सके। देन टैक्सेशन की मदद से पैसे का जुगाड़ करने की कोशिश हुई। टैरिफ वाला मामला जो हुआ हम सब लोग जानते ही हैं। इस टैरिफ वाले मामले के पीछे मोटे मोटे दो लॉजिक थे। एक तो अमेरिका की इकोनॉमी की साइज को बढ़ाना, एंड सेकेंड टैरिफ के रूप में टैक्स कलेक्ट करके यूएस गवर्नमेंट की इनकम इंक्रीज करना। बट
अगर हम लोग पूरी ईमानदारी से बात करें तो ये दोनों चीजें भी कोई खास होते हुए नजर नहीं आ रही। जो हो रहा है, जितना पैसा आ रहा है, जिस रफ्तार से अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ रही है, ये पूरे टेरिफ वाले मामले के बाद में भी ये नेशनल डेब्ट चुक नहीं पाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या करें, क्योंकि अमेरिका का ये जो नेशनल डेब्ट है ये एक तरह से ट्रेजरी बॉन्ड के रूप में दुनिया की अलग अलग कंट्रीज के पास पड़ा है, और उन ट्रेजरी बॉन्ड्स के ऊपर अमेरिकन गवर्नमेंट को हर साल इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से नेशनल डेब्ट और बढ़ रहा है। और क्योंकि नेशनल डेब्ट बढ़ रहा है तो फिर ये सर्कल कंटिन्यूसली चलता ही चलेगा, जिसकी वजह से नेशनल डेब्ट इंक्रीज होता रहेगा, जिसके बाद अमेरिका की इकोनॉमी का ये जो नेशनल डेब्ट है इसे यूएस इकोनॉमी और दुनिया का ये जो मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम है ये इसे सस्टेन नहीं कर पाएगा, और अल्टीमेटली यूएसए की जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर जाएगी। और अगर ये होता है तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पे अमेरिका की जो पकड़ है, अमेरिका का जो वर्चस्व है वो भी समाप्त, जिसे ओबीसी बात है अमेरिका वाले अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इस समस्या का समाधान क्या। इस समस्या का समाधान है किसी भी कंट्री के नेशनल डेब्ट को चुकाने का तरीका नंबर 3, बोले तो तगड़ा वाला झोल ना। अब यहाँ से वीडियो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेजोरिटी पार्ट ऊपर से जाएगा और बहुत मुश्किल से समझ में आएगा, बट मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि जितनी इजी वे में आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं उतना इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। देखो, 2 तरीके तो मैंने आप लोगों को नेशनल डेब्ट को चुकाने के बता दिए। अब किसी भी कंट्री के नेशनल डेब्ट को चुकाने का एक तीसरा तरीका भी है, और वो तरीका है ये जो नेशनल डेब्ट है, इस नेशनल डेब्ट का डिवैल्यूएशन। पहले मैं आप लोगों को छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल से आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी। देखो, मान लेते हैं कि आज की तारीख में मेरे पास 5 रुपए भी नहीं है, जो मेरे हिसाब से मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट स्थिति ऐसी ही है। बट आज की तारीख में मार्केट में 10 किलो चावल की जो वैल्यूएशन है वो 100 रुपए है, और मेरे को किसी भी हालत में 10 किलो चावल चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दुकानदार के पास जाता हूँ और उससे 10 किलो चावल उधार लेके आ जाता हूँ। अब ये जो 100 रुपए का कर्जा मेरे ऊपर हुआ है, ऑब्वियसली बात है मुझे इन फ्यूचर से चुकाना पड़ेगा। बट जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इन्फ्लेशन भी बढ़ता चलेगा, और क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा इस वजह से बढ़ते हुए इन्फ्लेशन के साथ में ये जो 100 रुपए का कर्जा मैंने लिया है, इस 100 रुपए की जो परचेसिंग पावर है वो परचेसिंग पावर भी कम होती चलेगी। आज 100 रुपए में जहाँ 10 किलो चावल आ रहे हैं, भविष्य में जब मैं ये पैसा चुकाऊंगा, सपोज मान लेते हैं कि पैसा चुकाने वाले दिन पे हम लोग आके खड़े हो गए और आज के दिन इस 100 रुपए में मार्केट में सिर्फ 5 किलो चावल आते हैं, तो भले ही मैंने 100 रुपए का कर्जा लिया था और आज भी मेरे ऊपर 100 रुपए का ही कर्जा है, लेकिन टेक्निकली उस 100 रुपए की जो परचेसिंग पावर है वो आधी रह चुकी है। अगर मैं कहीं से 5 किलो चावल का जुगाड़ कर लूं तो आज 5 किलो चावल के बदले में मेरे ऊपर आज से कुछ समय पहले 10 किलो चावल के बदले में वो जो 100 रुपए का कर्जा हुआ था, उस कर्जे को मैं चुका सकता हूँ, वो भी 50% कम वैल्यूएशन पे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पॉइंट समझ में आया होगा। यही वो तरीका है जिसकी मदद से बिना जीडीपी का साइज बढ़ाए, बिना इनकम बढ़ाए, कोई भी कंट्री अपने नेशनल डेब्ट को कम कर सकती है। मतलब कोई भी कंट्री कहना तो खैर गलत होगा, वो कंट्री जिसके पास फाइनेंशियल सिस्टम का कंट्रोल है वो जरूर कर सकती है, जो आज की तारीख में अमेरिका है ना। अब बात करते हैं ये डॉलर मैनिपुलेशन, डॉलर स्विच या फिर 37 ट्रिलियन डॉलर स्कैम वाली थ्योरी के बारे में। अब ये जो थ्योरी है इसे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में पहली बार पुतिन के जो एडवाइजर हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। उनका कहना था कि अमेरिका वालों का ये प्लान है, और जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है वो देख के लग रहा है कि शायद यही प्लान है ना। अब सवाल उठता है कि प्लान क्या है। तो प्लान ये है कि ये जो नेशनल डेब्ट है इसको ठिकाने लगाने के लिए अमेरिका जो है, अमेरिका पूरी की पूरी दुनिया को डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम की ओर पुश करेगा, और फिर स्टेबल कॉइन का सहारा लेके, स्टेबल कॉइन मतलब कि वो क्रिप्टो करेंसी या फिर वो क्रिप्टो कॉइन जिसे यूएस ट्रेजरी और यूएस डॉलर की बैकिंग है, उस स्टेबल कॉइन का सहारा लेके अमेरिका का ये जो नेशनल डेब्ट है, इस नेशनल डेब्ट को ग्लोबल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। देन उसके बाद करेंसी यानी कि डॉलर को मैनिपुलेट करके ये जो आज की तारीख में अमेरिका का नेशनल डेब्ट है उस नेशनल डेब्ट की वैल्यू को नीचे लाएगा, और अल्टीमेटली स्टेबल कॉइन की मदद से इस नेशनल डेब्ट को रीपे कर देगा बिना एक भी ढेला खर्च करे हुए। लेट मी एक्सप्लेन, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आए। देखो, आज की तारीख में डॉलर जो है, डॉलर ग्लोबल करेंसी है, और अमेरिका के पास ये जितना भी नेशनल डेब्ट है ये डॉलर में ही है। प्लस दुनिया की जितने भी कंट्रीज है जिन्होंने अमेरिका से ट्रेजरी बॉन्ड परचेस कर रखे हैं वो भी डॉलर में ही परचेस कर रखे हैं, मतलब कि सारा कार्यक्रम डॉलर में चल रहा है। अब ये जो डॉलर है इसे बहुत सारी चीजें बैकिंग देती है, जैसे कि ऑयल हो गया, अमेरिकन आर्मी हो गई, इनकी गुंडागिर्दी हो गई, इनकी इकोनॉमी हो गई, प्लस दुनिया के जितने भी देश हैं उनका डॉलर के ऊपर विश्वास हो गया, क्योंकि उन लोगों ने अपने यहाँ पे डॉलर को रिजर्व करेंसी के तौर पे
रख रखा है। सो ये वो मेजोरिटी चीजें हैं जो कि डॉलर को बैकिंग देती है और इन्हीं के बेसिस पे डॉलर की वैल्यू डिसाइड होती है। अब इनमें अगर हम लोग थोड़ा सा गौर करें तो अदर कंट्रीज ने अपने यहाँ पे डॉलर को ये जो रिजर्व करेंसी के तौर पे अपने पास रख रखा है, इसको छोड़ के डॉलर की वैल्यूएशन को जितनी भी चीजें बैकिंग देती है उन पे अमेरिकन गवर्नमेंट का सीधा सीधा कंट्रोल है। नाउ अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यूएस गवर्नमेंट ने ये जो स्टेबल कॉइन इंट्रोड्यूस किए हैं जिन्हें आज की तारीख में डॉलर और यूएस ट्रेजरी की बैकिंग है, जिसकी वजह से डॉलर और स्टेबल कॉइन का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट इक्वल चलता है। यूएस गवर्नमेंट आगे चल के इस स्टेबल कॉइन को, जिसे पूरी तरीके से अमेरिका कंट्रोल करता है, ये डॉलर और यूएस ट्रेजरी से डिटेच कर देगी। और ये जो स्टेबल कॉइन है अगेन, जिसे बनाने पे 5 रुपए भी खर्चे नहीं हुए क्योंकि क्रिप्टो करेंसी फ्री में बनी, इस स्टेबल कॉइन को अमेरिका बेकिंग देगा ऑयल और एनर्जी प्रोडक्ट की। अब बेकिंग कैसे देगा? तो बेकिंग इस तरीके से देगा कि दुनिया में ऑयल और एनर्जी प्रोडक्ट्स का जितना भी प्रोडक्शन होता है उनमें से मेजोरिटी सोर्सेस पे अमेरिका अपना कंट्रोल स्थापित करेगा। रशिया जैसे बड़े देश पे ऑब्वियसली बात है डायरेक्ट अपना कंट्रोल स्थापित नहीं कर सकता, लेकिन वेनेजुएला हो गया, ईरान हो गया, गल्फ कंट्रीज हो गई, इनके ऊपर तो अमेरिका अपना कंट्रोल स्थापित कर सकता है। गल्फ कंट्रीज पे तो ऑलरेडी कंट्रोल है, वेनेजुएला का कार्यक्रम हो ही गया, बस अब इन बड़ी पार्टीज में से सिर्फ ईरान ही बचा है। तो इन तमाम कंट्रीज में जो एनर्जी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है, इस प्रोडक्शन के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करके इन तमाम एनर्जी प्रोडक्ट्स को अमेरिका इस स्टेबल कॉइन की बेकिंग में लगा देगा, जिसके बाद ये जो स्टेबल कॉइन है ये डॉलर से पूरी तरीके से डिटेच हो जाएगा। देन उसके बाद अमेरिका दुनिया की जितनी भी कंट्रीज है, दुनिया की इन तमाम कंट्रीज को ऑयल और एनर्जी प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर अब अमेरिका का कंट्रोल है, उन्हें परचेस करने के लिए ये स्टेबल कॉइन को यूज करने के लिए मजबूर करेगा। और आप क्या करोगे? आपको यूज करना ही पड़ेगा भाई। ऑयल गैस इनके बिना दुनिया की कौन सी कंट्री का काम चल रहा? ये अभी 4 दिन के युद्ध में जो उठापटक हुई है उसमें ही लोगों की हवा निकल गई। तो एनर्जी तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जैसे मिले जहां से मिले आदमी लेगा। और अब मेजोरिटी प्रोडक्शन पे अगर अमेरिका वालों का कंट्रोल होगा तो अमेरिका वाले जिस करेंसी में से बेचना चाहेंगे उस करेंसी में आपको परचेस करना पड़ेगा। सो अगर ये रिप्लेसमेंट हो जाता है तो उस सिचुएशन में ग्लोबल ट्रेड में डॉलर का जो हिस्सा है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। देन कंट्रीज एनर्जी प्रोडक्ट्स को परचेस करने के लिए ये जो स्टेबल कॉइन का यूज करेगी, ये स्टेबल कॉइन वो कहां से लाएगी? ऑब्वियस सी बात है अमेरिका से परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि सारा ही स्टेबल कॉइन तो अमेरिका वाले कंट्रोल कर रहे हैं। अब अमेरिका से आप कैसे परचेस करोगे? अमेरिका से आप ऑब्वियस सी बात है डॉलर अमेरिका को देके ये स्टेबल कॉइन परचेस करोगे। और ये जो ट्रांजेक्शन है ये सिंगल टाइम ट्रांजेक्शन होगा, मतलब कि इस ट्रांजेक्शन के बाद में ऐसा नहीं है कि आगे चल के आपको फिर से डॉलर की डिमांड लगेगी। इसके बाद में डॉलर आपके लिए यूजलेस है। सो वो तमाम कंट्रीज जिन्होंने एनर्जी प्रोडक्ट्स को परचेस करने के लिए डॉलर को अपने पास रिजर्व के तौर पे रख रखा है, वो अपने डॉलर के इन रिजर्व्स को अमेरिका को देके अमेरिका से स्टेबल कॉइन ले लेगी। जिसका मतलब क्या हुआ कि डॉलर की जो डिमांड है वो ऑलमोस्ट औंधे मुंह गिर जाएगी। लेकिन उसी के अपोजिट ये जो स्टेबल कॉइन है, स्टेबल कॉइन की जो डिमांड है वो अपने आप बढ़ जाएगी। प्लस स्टेबल कॉइन दुनिया की तमाम कंट्रीज की रिजर्व करेंसी में भी चला जाएगा। और अब जब रिजर्व करेंसी में चला जाएगा तो फिर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी ये तमाम कंट्रीज डॉलर की जगह इस स्टेबल कॉइन को यूज करना शुरू कर देगी। और अगर नहीं भी करती तो क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, स्विफ्ट सिस्टम अमेरिका वाले कंट्रोल करते हैं, इस वजह से वो इन तमाम कंट्रीज को इस स्टेबल कॉइन को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज करने के लिए पुश कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद में डॉलर की डिमांड और ज्यादा कम होगी। तो अब जब डॉलर की डिमांड कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यूएशन भी कम हो जाएगी। लेकिन अमेरिका का ये जो नेशनल डेब्ट है, अमेरिका के जो ट्रेजरी बॉन्ड है जो कि दूसरी कंट्रीज ने परचेस कर रखे हैं, इन सब का ट्रांजैक्शन तो डॉलर में ही हुआ है, इन्हें डॉलर में ही सेटल किया जा सकता है। बट डॉलर की डिमांड तो कम हो गई तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यूएशन भी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि जीरो हो जाएगा, बट 50%, 60%, 70% फॉल ऑब्वियस है। तो अब अगर यहाँ पे 70% फॉल हो जाता है डॉलर की वैल्यूएशन में, तो उस सिचुएशन में अमेरिका वालों का जो नेशनल डेब्ट है इसकी वैल्यूएशन भी अपने आप 70% कम हो जाएगी। जिसके बाद अमेरिका वालों के पास अब ये जो नई करेंसी का भंडार आ गया है, बोले तो स्टेबल कॉइन, जिसे अमेरिका वालों ने ही बनाया है और जिसे उन्हीं प्रोडक्ट्स की बेकिंग है जिसे अमेरिका बेचता है, इस स्टेबल कॉइन की वैल्यूएशन क्योंकि डॉलर के मुकाबले बहुत ज्यादा हाई हो चुकी होगी, इस वजह से इस स्टेबल कॉइन को अमेरिका अपने ट्रेजरी डिपार्टमेंट को देके, सपोज एक स्टेबल कॉइन के बदले में मान लेते हैं $100 आ रहे हैं, तो इस स्टेबल कॉइन को अपने ही ट्रेजरी डिपार्टमेंट को देके और बदले में $100 लेके उस $100 से नेशनल डेब्ट का पेमेंट कर देगा। नेशनल डेब्ट पूरी तरीके से साफ जीरो कर जा।
किसी को कुछ भी पे नहीं करना पड़ा, सब अपने आप फ्री में पे हो गया और नई करेंसी आ गई जिसे अमेरिका ही कंट्रोल करता है, जो अमेरिका के ही फाइनेंशियल सिस्टम में चलती है और जिसे बैकिंग अगेन अमेरिका का सिस्टम ही दे रहा है। झोल समझ में आया? मैंने कहा था ऊपर से चला जाएगा बहुत कुछ। सो रशिया वाले बोल रहे हैं कि ये प्लान है, इनका पैसा चुकाने का मूड नहीं है, ये झोल झपाटा करके नेशनल डेट को ठिकाने लगाने के चक्कर में। और अगर हम लोग इतिहास देखें तो ये लोग झोल पहले भी कर चुके हैं। लास्ट टाइम भी फ्रांस वालों ने जब इनसे डॉलर के बदले में गोल्ड मांगा था तो इन्होंने डॉलर के पीछे से गोल्ड की बेकिंग हटा के क्रूड ऑयल की बेकिंग कर दी थी और पेट्रो डॉलर बना दिया था। सो जो आदमी एक बार इतिहास में झोल कर चुका है वो obvious सी बात है आगे भी झोल कर सकता है। और यही बात रशिया वाले बोल रहे हैं कि इनका झोल का पूरा प्लान है। और जिस तरीके से अमेरिका ने एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश करी है, जिस तरीके से वेनेजुएला के नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा किया है, जिस तरीके से ईरान को दबोचा जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि ईरान के ऑयल के ऊपर अपना कंट्रोल आ जाए, वो देख के लग रहा है कि यही प्लान है। अब है या नहीं है ये तो भी सी बात अपने को नहीं मालूम। मेरा काम था मार्केट में चल रही थ्योरी आप लोगों के सामने रखना, वो मैंने रख दी। और मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि ये थ्योरीज जो चल रही है मार्केट में, ये ऐसी थ्योरीज चल रही है जिन्हें सुनने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में यही हो रहा है। इसके अलावा भी 2-3 थ्योरी और है और वो अगर मैं आपको सुनाऊंगा तो वो भी आप लोगों को इतनी ही कन्विंसिंग लगेगी। सो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप लोगों को वो थ्योरीज सुनने का मूड है या नहीं है, और ये वाली थ्योरी आप लोगों को कैसी लगी ये भी प्लीज आप लोग मुझे फीडबैक दीजिएगा। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जरा हट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।